हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो प्रैक्टिस टेस्ट में आज का पेपर 2013 का ही है। ये दूसरी शिफ्ट का है। जो कल हमने किया था वो दूसरी शिफ्ट का था। तो दो शिफ्ट के पेपर में पहली शिफ्ट का पेपर हमने कल कर लिया था और दूसरी शिफ्ट का पेपर हम आज करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस। तो राइट ऑफ ऑडियंस की बात करें कि मतलब ऑडियंस का मतलब कि वो कहाँ पर जो है बैठने का अधिकार रखते हैं, किन की बातें सुनने का एज एन ऑडियंस अधिकार रखते हैं अटॉर्नी जनरल। तो इसमें है ओनली सुप्रीम कोर्ट, ओनली इन ऑल द हाई कोर्ट्स, इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका सही उत्तर है इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के होंगे वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए सभी कोर्ट्स में, जितनी भी कोर्ट्स इंडिया की हैं वहाँ पर सभी कोर्ट्स में वो राइट रखते हैं ऑडियंस के तौर पर पार्टिसिपेट करने का, मतलब ऑडियंस के तौर पे वहाँ पर रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 51 ए डज नॉट इंक्लूड द ड्यूटी। तो ये हम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ कुछ पहले से भी कर चुके हैं। तो ये बोल रहा है कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो आती हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो हैं, और इसमें कह रहे हैं कि कौन सी ड्यूटी इंश्राइंड नहीं है। ठीक है, बाकी सब होंगी, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ड्यूटीज़ जो है कि इंक्लूड नहीं की गई अंडर आर्टिकल 51 ए में। तो देखो, पहला है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। पता है ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ही। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब बुलाया जाता है, ज़रूरत पड़ती है तो अपनी कंट्री को डिफेंड करना, ये भी है। टू वैल्यू एंड प्रेजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आर कंपोजिट कल्चर। ठीक है, ये भी है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, अपने कल्चर को प्रेजर्व करना है। लास्ट है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये चीज़ें हैं, ये नहीं है इसके अंदर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता, ये आर्टिकल 49 में आता है। किस में आता है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर आर्टिकल 49। तो इसको भी ध्यान से रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं और क्या क्या आती हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। ये गलत लिखा हुआ है, ट्राइब्स है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रमोशन के जब मैटर्स होते हैं तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रमोशन मिलेगा रिजर्वेशन में, तो रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन में। तो इसके लिए देखो ऑप्शन आर्टिकल 16 क्लोज 4A, आर्टिकल 16 क्लोज 4B, आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 4। तो इसका जो सही उत्तर है वो आर्टिकल 16 क्लोज 4A है। यहाँ पर बताया गया है कि जो स्केड्यूल्ड कास्ट हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन में भी। तो इसके ये जो अमेंडमेंट हुआ था 77th अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट के बाद ये आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है रेगुलेट करने के लिए प्रैक्टिस और प्रोसीजर को कोर्ट के। तो किसके अप्रूवल के साथ में? भाई कोर्ट के रूल्स बना सकती है, प्रोसीजर बना सकती है प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोसीजर बनाने के लिए रूल्स बना सकती है, लेकिन किसकी अप्रूवल के साथ? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है किसकी प्रेसिडेंट की होगी या प्राइम मिनिस्टर की होगी या पार्लियामेंट की होगी? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट की होगी अंडर आर्टिकल 145। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल एंथम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द रियल इंडिया एज ए कंट्री, a confidence of many religious, races, communities, and geographical entities. It is a message of unity in diversity. The above phrase of Supreme Court was taken from which of the following judgment? तो देखो ये बात सुनो, क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो इंडिया के रियल इंडिया के बारे में बताता है और बहुत सारे रिलीजियस, रेसेस, कम्युनिटीज़ और जियोग्राफिकल एंटिटीज़ के कॉन्फिडेंस को बताता है, और ये एक मैसेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो ये किस केस में हेल्ड हुआ था? संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल, सुशांत टैगोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगा कि ये जो आंसर है इसका है संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राइट टू वोट इज अ।
तो राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार कैसा है? स्टेचुटरी राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल या कस्टमरी राइट? तो इसके बारे में देखें तो ये जो राइट है, राइट टू वोट, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइजी तो है, लेकिन वो बेसिकली कहाँ से आता है? सेक्शन 62 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से आता है। तो ये स्टेचुटरी राइट है, राइट टू वोट। फिर देखो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पे आ जाइए। सेक्शन 41 ऑफ TPA 1882 इज ए स्टेचुटरी एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ। तो सेक्शन 41 जो है वो स्टेचुटरी एप्लीकेशन किसके लॉ की है? वेवर की, एस्टोपल की, रेस जुडिकेटा या रेस सब्जुडाइज की? तो इसका सही उत्तर है एस्टोपल की। सेक्शन 41 जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आइए, अंडर TP इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉ मंथली लीज इज टर्मिनेबल बाय। तो मंथली लीज किसके अकॉर्डिंग टर्मिनेट होती है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन। मैंने आपको तब भी कहा था कि ईयर वाली लीज भी बताना मुझे। तो मंथ की जो लीज होती है वो जो होती है वो क्या 15 डेज नोटिस पे एक्सपायर होती है, 15 डेज की नोटिस की एक्सपायर होने के बाद होती है। फिर अंडर TP विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफरेबल। तो क्या ट्रांसफरेबल नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, क्या एक्शनेबल क्लेम है? तो एक्शनेबल क्लेम और क्या ट्रांसफरेबल है, क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, सेक्शन 6 वाली बात, इसको बिल्कुल रट के जाना, ठीक है। सैलरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर आफ्टर इट हैज़ बिकम पेएबल, राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स, राइट टू रिसीव वेरीफाइड कॉम्पेंसेशन अमाउंट, राइट टू रीपरचेज। तो सेक्शन 6 जो मैंने कहा कि उसमें बताया कि इन चीज़ों को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो क्लोज F क्या कहता है? उसका क्लोज F कहता है कि पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ना ही एक पब्लिक ऑफिसर की सैलरी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है 1, ठीक है, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। फिर अंडर TP विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस डज नॉट अप्लाई। तो लिस्ट पेंडेंस का जो डॉक्ट्राइन है, मतलब ऑलरेडी पेंडिंग में चल रहा है, लिस्ट मतलब सूट पेंडिंग में चल रहा है, तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? कोर्ट सेल्स पे, प्रॉपर्टी इंक्लूडेड इन द प्लेंट बाय एन अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट टू सेल, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू ए माइनर या ऑल ऑफ द अबव। तो प्रॉपर्टी जो प्लेंट के अंदर इंक्लूडेड होगी जो अमेंडमेंट के बाद आई है, सब्सिक्वेंट टू सेल के बाद, ठीक है, सेल होने के बाद अमेंडमेंट किया जब प्लेंट को। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 प्रॉपर्टी एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग, वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है प्रॉपर्टी में, चार्ज क्रिएट करता है प्रॉपर्टी पर, यह टाइटल कन्फर्ट करता है पार्टी का प्रॉपर्टी का। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज। या फिर वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस होंगी वो पार्टी खुद बना लेंगी। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 4th। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रॉपर्टी अपने बेस पे, सेल ऑफ गुड्स का जो होता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, गुड्स का नहीं, सॉरी। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेक्शन 54 कहता है पार्टीज अपने अकॉर्डिंग बना लेती हैं क्या, टर्म्स एंड कंडीशन। तो अंडर सेक्शन 151 CPC इनहेरेंट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय द, बिल्कुल रटना, बहुत बार बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स में आता है, बहुत सारे जुडिशियल मतलब बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम में आता है। सेक्शन 151 किसके पास है? राइट। और ये MP के तो भले हम तैयारी करें, लेकिन हम एक ही एग्जाम पे फोकस नहीं करते, हम में से बहुत लोग हैं जो बहुत सारे एग्जाम पे फोकस करते हैं। तो CPC हमारा मेन एक्टर है, तो सबको पता ही है कि भाई ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनी कोर्ट इसका आंसर है। फिर अंडर CPC ऑन डेथ ऑफ ईदर पार्टीज टू सूट आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियरिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट, तो ये भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। ऑर्डर 22 और रूल 6 ये आता है इसमें एप्लीकेबल है। तो सूट अबेट हो जाएगा, नहीं होगा या कोर्ट की परमिशन से होगा, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सूट अबेट नहीं होगा जब कंक्लूजन हो चुका है हियरिंग का, जजमेंट रह गया है, तो पार्टी की, किसी भी पार्टी की, इधर ऑफ द पार्टी अगर डाई हो जाते हैं तो भी सूट अबेट नहीं होता है। If the court finds at any stage that it has no pecuniary jurisdiction with respect to the subject matter of the suit, अगर जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट कभी सुनवाई चल रही है, उस दौरान कोर्ट को पता चलता है कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की, मतलब पैसों वाला मामला आता है, तो वहाँ पर कोर्ट का जो है वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जो सब्जेक्ट मैटर कोर्ट के पास आया है उसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कोर्ट के पास नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी? सूट को डिसमिस करेगी, उसको सूट के साथ चलेगी या अमेंड करेगी या रिटर्न करेगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो है रिटर्न करेगी। और ये कहाँ पर है? ये ऑर्डर 7 रूल 10 के अंदर है, ठीक है, कि कोर्ट क्या करेगी जब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, सब्जेक्ट मैटर सूट नहीं आता है, तो वो उसको रिटर्न कर देगी सूट को, कि जाओ भाई जहाँ पर आपकी कोर्ट है, आप भाई जहाँ पर है सही कोर्ट, वहाँ पर जाके आप इसको प्रेजेंट कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री। अब डिक्री क्या नहीं है? डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट,
रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बोथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पहला, डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में अगर सूट डिफॉल्ट हुआ है तो वो सूट जो है डिसमिस हुआ है तो वो उसका डिक्री का जो है नहीं उसमें इंक्लूड किया जाएगा, वो डिक्री नहीं है। और इसका जो डिक्री कहाँ है हमारे सीपीसी में, सेक्शन 2 में। ऑर्डर 20 रूल 7 ऑफ सीपीसी, द डिक्री शैल बियर द डेट ऑफ। तो डिक्री के ऊपर कौन सी डेट होगी? द डे ऑन विच द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस, ये सही है उत्तर, फिर भी आगे के पढ़ लेते हैं। द डे ऑन विच द डिक्री वॉज मेड, द डे ऑन विच प्लेंट वॉज फाइल, द डे ऑन विच फाइनल आर्गूमेंट वॉज हियर्ड। अब सुनो, क्योंकि कह रहे हैं कि डिक्री के ऊपर कौन सी डेट होगी, तो वहाँ पर गलत मत करके आना। डिक्री के ऊपर वो डेट नहीं होगी जो डिक्री वाली है, जो जजमेंट वाली है उस पर जो है वो डेट डलेगी, ठीक है। फिर in a summary suit presenting under Order 37 CPC, it is necessary for the defendant to appear before the court within how many days of the services of the summon of appearance। तो जब समरी डिस्पोजल चल रहा है, समरी डिस्पोजल के केस में Order 37 में कि ये कंपलसरी है, ये नेसेसरी है डिफेंडेंट के लिए कि वो कोर्ट के पास आए, तो कितने दिन का टाइम पीरियड कोर्ट उसे दे रही है? कोर्ट उसे दे रही है 10 दिन का टाइम, 15 दिन का, 30 दिन का या 2 महीने का। तो इसका सही उत्तर है कोर्ट उसे 10 दिन का टाइम देती है, ठीक है, एज पर ऑर्डर 37 रूल 3। जब उसको समन के लिए कहा है उसको 10 दिन के अंदर अंदर आना है। फिर नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट ऑफ ए सिविल नेचर। तो इसमें से कौन सिविल नेचर का सूट नहीं है? ध्यान से सुनना। सूट फॉर करेक्टिंग द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है, पहला ऑप्शन। सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट टू वर्शिप, सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ ए मेयर डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस, या सूट फॉर रिलीजियस ऑफिस। तो इसका जो सही उत्तर बैठेगा, सही उत्तर है इसका सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ ए मेयर डिग्निटी कनेक्टेड विद एन ऑफिस। एक ऑफिस से रिलेटेड डिग्निटी के किसी ने कोई अपमान कर दिया, कुछ बात हो गई, तो उसके लिए सूट नहीं आएगा, ठीक है। फिर अंडर सीपीसी ए प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट हैविंग। अगर ऐसी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है जिसके पास कोई इनहेरेंट जुरिडिक्शन नहीं होता, पेकुनरी नहीं होता, टेरिटोरियल नहीं होता, तो प्लेंट रिजेक्ट होगी। प्लेंट कौन से कोर्ट में रिजेक्ट होगी? जिसके पास जुरिडिक्शन नहीं होता है तो रिजेक्ट। अभी हमने कहा था ना पेकुनरी है तो रिटर्न हो जाती है। तो फिर यहाँ पर क्या करें कि हम इसमें जो है क्या करें कि सूट इंस्टीट्यूट ने किस में रिजेक्ट होगी। तो रिजेक्ट की जब हमने बात करी है तो जहाँ पर इनहेरेंट जुरिडिक्शन नहीं होगा वहाँ पर रिजेक्ट होगी, बाकी पेकुनरी में और टेरिटोरियल में क्या होगी, वो रिटर्न होती है। फिर आइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। तो सबको पता है, ये तो पता मस्ट होना ही चाहिए। इट इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इट इज़ बिटवीन पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कंट्रोल, इट इज़ बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव है ना, ये तो सबको पता होना चाहिए। अब देखो, ए अग्री विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैजिक से मैं खजाना ढूंढ के लाऊंगा तो भाई ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेक्शन 56 इम्पॉसिबल ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। अब देखो, ए सेंट हिज सर्वेंट बी टू ट्रेस हिज लॉस्ट नेफ्यू। अब देखो ये केस लो भी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस केस लो है। जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये वाला पढ़ते हैं कि भाई ये जो अभी आप केस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जिसने थोड़ा स्टडी की हुई होगी। और अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एक बार चेक जरूर कर लेना कि कौन से केस के बारे में बात कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नहीं, आप ही खुद ही ढूंढना, मैं अगर बता दूंगी तो फिर मेहनत नहीं करोगे, मेहनत करोगे तो 10 चीज़ें और पता चलेंगी इसको ढूंढने जाओगे तो, ठीक है। तो देखो, ए सेंट हिज सर्वेंट बी टू ट्रेस हिज लॉस्ट नेफ्यू, व्हेन द सर्वेंट हैड लेफ्ट ए अनाउंस्ड रिवॉर्ड ऑफ ₹501 to anyone who traces the boy. B found the boy and brought him home. Then he came to know about the reward under Indian contract. Can he claim the reward? भाई पहले रिवॉर्ड था नहीं, उसने भेज दिया अपने नौकर को, जा ढूंढ लो अपने मेरे भतीजे को। वो जैसे ही वो गया वैसे ही उसने रिवॉर्ड को अनाउंस कर दिया और ढूंढ के ले आया। तो क्या होगा अब उस केस का, वो क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? मैंने कहा आपको बहुत फेमस केस है इसका, लैंडमार्क केस है, मुझे ज़रूर बताना क्या है, ठीक है। आप समझ लो क्या है। येस बिकॉज ऑफर इज ओपन फॉर ऑल। येस आफ्टर नोइंग द ऑफर ही कुड एक्सेप्ट इट। नो बिकॉज ही डिड नॉट नो अबाउट द ऑफर व्हेन ही फाउंड द मिसिंग
ब्रदर, नो बिकॉज ही इज़ द सर्वेंट ऑफ इट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन इसमें ये थर्ड है, क्योंकि उसे नहीं पता था, उसने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया थोड़ी है, उसको ये थोड़ी पता था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है मैं जाके ढूंढ लाऊं, उसको अवेयर नहीं था वो उस चीज़ के बारे में, तो वो उसे नहीं मिलेगा। ए हायर सी कैरेज ऑफ बी, द कैरेज आर अनसेफ, बहुत बार कर चुके हैं पहले पेपर्स में हम। कैरेज अनसेफ है, बी अवेयर नहीं है, ए इंजर हो जाता है, तो क्या होगा? फटाफट बताओ क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा ये इंजरी के लिए। बार बार हमने ये पढ़ा है, ये बात हमने बहुत बार करी है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ में बी ग्रांटेड। तो स्पेसिफिक रिलीफ कब ग्रांट किया जा सकता है? फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट, पीनल लॉ, सिविल लॉ एंड पीनल लॉ, एनफोर्सिंग पब्लिक राइट। अब फटाफट बताओ, बहुत सिंपल है ना, सिर्फ और सिर्फ सिविल राइट पीनल के लिए स्पेसिफिक रिलीफ नहीं होता। डिक्लेरेशन गिवन अंडर सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज बाइंडिंग ऑन होम। तो जो भी डिक्लेरेशन होगी सेक्शन 34 के अंदर SRA में, तो वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगी? पार्टीज टू द सूट, ऑन द पर्सन क्लेमिंग थ्रू पार्टीज टू द सूट, ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट विच इज पार्टी टू द सूट। फटाफट बताओ, बहुत ही सिंपल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14। तो ये इन्होंने बताए हैं, प्रॉब्लम दी है, बताइए कौन सा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो। तो पहला प्रॉब्लम है ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी। भाई बोल रहे हैं कि किसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं बी से शादी करूंगा। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट इन कंसिडरेशन ऑफ ₹1000 टू बी पेड टू हिम बाय बी ही विल पेंट ए पिक्चर फॉर बी। ठीक है। ए एन ऑथर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी ए पब्लिशर टू कंप्लीट ए लिटरली वर्क। तो कहना है कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एज पर सेक्शन 14। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग किसको जो है स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो इसको तो किया ही नहीं जा सकता। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि कंसिडरेशन फॉर ₹1000 टू बी पेड बाय हिम बाय ही विल पेंट ए पिक्चर फॉर बी। तो क्या कह रहा है कि जब भी जो है उसे ₹1000 देगा तो वो ए के लिए एक पिक्चर पेंट करेगा। ए एक ऑथर है, कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो पब्लिश करेगा टू कंप्लीट ए लिटरली वर्क। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होता। सारे इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं। फिर सेक्शन 6 की बात हुई यहाँ पर कि एन ऑर्डर और डिक्री पास इन ए सूट प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 6 अपीलेबल होगा, रिव्यूएबल होगा, नेदर अपीलेबल और नॉर रिव्यूएबल। क्या इसका ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा थर्ड, ना तो अपीलेबल है ना रिव्यूएबल है। लिमिटेशन एक्ट पे चलिए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द डे फ्रॉम विच सूट सच पीरियड इज टू बी रैकन, कि जब से रैकन करना है, कैलकुलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उस डे को हम क्या करेंगे? अगर आप मेरे लेक्चर देखे होंगे तो पता होएगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 उसको क्या करेंगे? उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, उस डे को हम एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे, एज पर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन मे नॉट बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ। तो जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड सेक्शन 5 में बता रहे हैं वो कब एक्सटेंड नहीं होगा? अपील के केस में, एप्लीकेशन के केस में। ये तो हमने पढ़ा था, इन दोनों में है। एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ CPC बेयर एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें साफ लिखा है ये वाले ऑर्डर की एप्लीकेशन के केस में जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा सेक्शन 5। The prescribed period of limitation for suit for compensation for a malicious prosecution। तो अगर malicious prosecution के ऊपर अगर कोई व्यक्ति ने कंपेंसेशन लेना है तो उसके लिए सूट की लिमिटेशन कितनी है? तो उसके लिए देखो पहले आर्टिकल, और हालांकि लिमिटेशन एक्ट में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते कि हम उनको लर्न करें, बट फिर भी देख लेते हैं। सेक्शन आर्टिकल 74 है इसके अंदर, उसमें 1 साल के लिए malicious prosecution के लिए 1 साल का लिमिटेशन पीरियड। लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑर्डिनली बार्स ए रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश ए राइट। राइट को ख़त्म नहीं करता, रेमेडी करता है बार, कि मतलब आप कोर्ट में नहीं आ सकते अब जो है, लेकिन अब अगर जो है आपका राइट ख़त्म नहीं होता। अगर व्यक्ति आपको वैसे देना है, कोर्ट के बाहर भी पैसे दे देता है, तो आपका अधिकार तो है। तो ये सेक्शन ने किसने बताई है? स्टार्टिंग का ये सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से बताया था मैंने आपको। ये बात किस सेक्शन में बताई हुई है? सेक्शन 27 में। नेक्स्ट चलो, अंडर MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट व्हेन द डिफेंस अगेंस्ट इविक्शन ऑफ टेनेंट कैन बी स्ट्रक आउट। तो जो डिफेंस है अगेंस्ट इविक्शन, अगर टेनेंट को इविक्ट किया जाता है तो उसका जो डिफेंस है वो कब स्ट्रक आउट हो सकता है?
on non-payment of amount as per section 13, when tenant is not personally present in the court, when tenant has not filed his written submission within prescribed time, on furnishing false information in the application. तो इसका जो ऑप्शन है क्या कि वो पेमेंट नहीं करता अमाउंट एज पर सेक्शन 13 तो वो डिफेंस नहीं कर सकता, या फिर जब टेनेंट को पर्सनली प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में, टेनेंट फाइल नहीं करता रिटन सबमिशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, या वो फॉर्निश करता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन, तो इसके अंदर वो उसका जो डिफेंस है वो कब स्ट्रक आउट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है, देखो सेक्शन के अकॉर्डिंग, ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट एज पर सेक्शन 13। Under which provision of MP Accommodation Control Act penalties can be imposed for a landlord and tenant? तो कब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऊपर पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं? 42, 43, 44 और 45 में। तो इसका सही उत्तर है जो पेनल्टी इम्पोज होंगी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के ऊपर वो इम्पोज होंगी सेक्शन 43 में। द प्रोविजन ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाइज टू, तो MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होते हैं? देखो, ओनली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया, ओनली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड नगर पालिका एरिया, ओनली दोज एरियाज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, या होल ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ओनली दोज एरियाज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये रट लेना क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कहाँ एप्लीकेबल होता है। Under MP Accommodation Control Act, what is the maximum period for which standard rent shall be fixed for a tenancy? पहले भी कर चुके हैं इसको, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 कितना है इसका 1 ईयर, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट कितने टाइम के लिए होता है? 1 साल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ MP Accommodation Control Act? तो इसमें से फैमिली का मेंबर कौन नहीं है? कौन नहीं है? मैरिड डॉटर नहीं है, पहला ही ऑप्शन। अनमैरिड डॉटर सिस्टर है, ब्रदर्स मेजर अनमैरिड डॉटर है, ऑल ऑफ द अबव तो है ही नहीं क्योंकि मैरिड डॉटर फैमिली का पार्ट नहीं इंक्लूड की जाती है, अनमैरिड डॉटर की जाती है। अंडर MP Accommodation Control Act, where landlord has acquired any accommodation by transfer, no suit for the eviction of tenant shall be maintainable on the ground of bona fide need for resident unless a period of। ट्रांसफ़र के थ्रू लैंडलॉर्ड ने जो है क्या किया, अकोमोडेशन को एक्वायर किया है, अब एविक्शन के लिए टेनेंट का जो एविक्शन है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड, किसकी चीज़ मुझे बोनाफाइड नीड है मेरे रेजिडेंस के लिए, कब तक नहीं किया जा सकता, जो है वो इसका भी ध्यान रखना 1 साल नहीं हो जाए, जब तक 1 साल नहीं हो जाता उसको तब तक वो जो है सूट एविक्शन के लिए फाइल नहीं कर सकता। फिर in a suit for eviction, the tenant shall deposit in the court or pay to the landlord the arrears of rent within which period from the service of writ of summons। तो MP Accommodation Control Act क्या कहता है कि जब एविक्शन के लिए सूट फाइल करना होता है तो टेनेंट को कोर्ट में डिपॉजिट करने होते हैं या फिर पे करने होते हैं लैंडलॉर्ड को एरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है। टेनेंट को या तो डिपॉजिट करने होगा एरियर्स ऑफ रेंट कोर्ट में, या फिर लैंडलॉर्ड को पे करने होंगे फ्रॉम द सर्विस ऑफ रिट ऑफ समन्स, कितने पीरियड के अंदर अंदर, जब उसे समन्स इशू हो गए तो उसके बाद कोर्ट के पास है तो एरियर्स ऑफ रेंट जमा करे, नहीं तो लैंडलॉर्ड को दे, तो कितना टाइम पीरियड उसको इस चीज़ के लिए दिया गया है। तो एज पर सेक्शन 13, इसमें सेक्शन 13 है, उसको जो है 1 महीने का टाइम दिया जाता है। कितना टाइम? 1 महीना। फिर आता है where shall the tenant file a complaint when the landlord withholds the essential supply। अगर वो essential supply को withhold कर देता है तो फिर वो बंदा कहाँ जाएगा कंप्लेंट फाइल करने के लिए? तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है। सेक्शन 38। नेक्स्ट, MP लैंड रेवेन्यू कोड, on all lands on which the assessment has not been made, the assessment of land revenue shall be made by। तो जहाँ असेसमेंट नहीं हुआ वहाँ असेसमेंट कौन करेगा? जहाँ असेसमेंट नहीं हुआ, जहाँ असेसमेंट नहीं हुआ वो कलेक्टर करेगा अकॉर्डेंस विद द कोड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 41। विद इन हाउ मेनी डेज कैन द नॉन ट्राइबल भूस्वामी में अप्लाई फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ हिज लैंड फ्रॉम वेयर ही हैज़ बीन इलीगली डिस्पोजेस्ड। जिसको जब एक व्यक्ति को कौन, नॉन ट्राइबल भूस्वामी को इलीगली डिस्पोसेस्ड कर दिया गया उसकी लैंड से, तो वो रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन के लिए कब तक जो है वो अप्लाई कर सकता है, मतलब कितना टाइम पीरियड उसको दिया गया है, तो 2 साल के अंदर अंदर कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना ज़रूर। एनी डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1
शैल बी डिसाइडेड बाय, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करती है। जब भी डिस्प्यूट राइज होता है स्टेट गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में, तो डिस्प्यूट डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। 43 पे चलते हैं। द ऑफेंस अंडर सेक्शन 250B, ठीक है, ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड इज नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल, कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, या फिर नॉन कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है, which of the following revenue officer is empowered after the closure of revenue surveys and during the term of settlement to correct any errors in the area of any holding due to mistake of arithmetical miscalculation? देखो, अरिथमेटिकल मिसकैलकुलेशन जो होंगी उसको करेक्ट करने का और कौन से रेवेन्यू ऑफिसर के पास अधिकार है? तो सब डिविजनल ऑफिसर के पास ये अधिकार है, ठीक है। फिर आइए, ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिंग इन टू फोर्स ऑफ दिस held a land as a pattadar tenant in the विंध्य प्रदेश रीजन shall be called। एक ऐसा व्यक्ति जो एक्ट के आने से पहले एक पट्टेदार के टेनेंट के रूप में उसके पास मतलब पट्टेदार था, वो किराएदार था, तो वो विंध्य प्रदेश रीजन में, तो उसको क्या बुलाया जाएगा? उसे क्या कह के पुकारा जाएगा? उसको भूस्वामी कह के बुलाया जाएगा। 46 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज़। तो इनमें से कौन सा मैटर है जो रेवेन्यू अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता? एनी क्लेम टू मॉडिफाई डिसीजन डिटरमाइनिंग आबादी मेड बाय ए सेटलमेंट ऑफिसर और कलेक्टर। कोई भी क्लेम जो मॉडिफाई करना है डिसीजन को जिसने को डिसाइड किया गया था सेटलमेंट ऑफिसर या कलेक्टर के द्वारा आबादी डिटरमाइन करने का। द अमाउंट of land revenue assessed or reassessed under this code or any other enactment for the time being in force। लैंड रेवेन्यू की जो अमाउंट असेस की गई, रीअसेस की गई। एनी क्लेम अगेन द स्टेट गवर्नमेंट टू हैव एनी एंट्री मेड इन एनी लैंड रिकॉर्ड्स और टू हैव एनी सच एंट्री ओमिटेड और अमेंडेड। कोई भी क्लेम जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया था, वो एंट्री मेड हुई थी या तो किसी भी लैंड रिकॉर्ड्स में या फिर किसी भी और एंट्री में ओमिट हो गई या अमेंड हो गई हो, या कोई भी डिस्प्यूट है जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर पार्टी नहीं है रिलेटिंग टू एनी राइट विच इज़ रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस ऑप्शन में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है लास्ट वाला, एनी डिस्प्यूट टू विच द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट ए पार्टी रिलेटिंग टू एनी राइट विच इज़ रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो ये जो हमने बात करी है, यहाँ पर जो भी मैटर आएंगे वो सेक्शन 111 CPC के यहाँ पर गवर्न होंगे। जब भी डिस्प्यूट होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट पार्टी जहाँ नहीं होगी और जहाँ पे कोई रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पे होगा, तो वो CPC के अकॉर्डिंग चलेगा। ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कहाँ डिफाइन किए गए हैं? तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट सेक्शन 185 में डिफाइन किए गए हैं। कहाँ? 185। एनी राइट लॉफुली एक्वायर्ड बाय अ पर्सन इन एनी लैंड शेल बी रिपोर्टेड बाय द पर्सन अंडर सेक्शन 109(2)। यानी कि कह रहे हैं कि कोई भी राइट है जो लॉफुली कोई पर्सन ले लेता है अपनी लैंड के अंदर, तो वो रिपोर्ट करेगा किस व्यक्ति को? सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग, पटवारी को, तहसीलदार को, सब डिविजनल ऑफिसर को या सेटलमेंट ऑफिसर को। तो इसका सही उत्तर है पटवारी को वो रिपोर्ट करेगा 6 महीने के अंदर अंदर जब उसने एक्वायर किया राइट। इंडियन एविडेंस एक्ट, द एविडेंस ऑफ गिवन बाय डॉग स्क्वाड। तो डॉग में जो एविडेंस देता है वो क्या होता है? देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है। तो डॉग के द्वारा जो होता है एविडेंस, उसको क्या माना जाता है? Not admissible because dependent on the canine inference, dogs cannot give evidence on oath। ये admissible, तो ये जो ऑप्शन है इसका सेक्शन ये 4 आएगा, क्योंकि admissible होगा जो भी एविडेंस होगा, साइंटिफिक एविडेंस मानते हैं डॉग के स्निफ को। नेक्स्ट, इफ एन एक्यूज्ड वॉलेंटली कंसेंट फॉर ब्रेन मैपिंग एंड हैक्रो एनालिसिस देन सच इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट। अगर कोई एक्यूज होता है वो कह देता है ठीक है मेरा ब्रेन मैपिंग कर लो या हैक्रो एनालिसिस कर लो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी जो उससे मिलेगी वो रेलिवेंट होगी कि नहीं होगी? वो रेलिवेंट होगी, बिल्कुल होगी। अब होगी तो बताइए कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होगी? तो ये अकॉर्डिंग होगी सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग, और ये सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में हेल्ड हुई थी बात, सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। An accused of murder alleged that by grave and sudden provocation he was deprived of the power of self-control under Indian Evidence Act। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे को तो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन, किसी ने मुझे उकसाया, भड़काया और मैंने ये काम कर दिया, तो अब बताओ ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा? ये जाएगा एक्यूज्ड के ऊपर, क्योंकि उसे इस चीज़ का बेनिफिट चाहिए, ठीक है।
फिर ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विद सी. A's wife. B denies that C is A's wife, but the court convicts B of adultery. Afterwards, C is prosecutes for bigamy in marrying B. During A's lifetime, C says that she never was A's wife. Under Indian evidence, the judgment against B. अगर इंडियन एविडेंस एक्ट ढंग से भरा है तो पता होएगा कि सेक्शन 43 के अंदर ये इलिस्ट्रेशन है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है. तो इसमें कह रहे हैं कि ए जो है प्रोसिक्यूट होता है अब किस लिए कि प्रोसिक्यूट करता है बी को कि उसने जो है अडल्ट्री की सी के साथ. ए की वाइफ जो है वो ए की वाइफ है. बी डिनाई करता है दैट सी इज़ एज वाइफ कि वो ए की वाइफ नहीं है, लेकिन कोर्ट जो होती है वो उसको बी को अडल्ट्री के लिए कन्विक्ट कर लेती है. बाद में सी प्रोसिक्यूट करता है बिगेमी के लिए इन मैरिंग बी ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम बी के लाइफ टाइम सॉरी ए की लाइफ टाइम में. सी कहती है कि वो कभी वाइफ थी नहीं ए की. तो क्या इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग जजमेंट जो बी के अगेंस्ट आया था वो रेलिवेंट है या इररेलिवेंट है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास इररेलिवेंट है. ठीक है, एविडेंस जो है वो जजमेंट में दिए जाते हैं जब एग्जिस्टेंट होता है जजमेंट का इटसेल्फ फैक्ट एंड इशू या फिर फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट टू द केस होता है. तो केस से केस कोई मतलब नहीं है जहाँ पर. ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर ₹1,000 और ₹1,500 टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट. अब देखो क्या हो रहा है, ना तो ये बताया कि एक्चुअल में क्या था, कह दिया या तो 1,000 में बेचूंगा या 20,000 में 1,500 में बेचूंगा. तो अब यहाँ पे क्या होगा, एविडेंस दिए जा सकते हैं, एविडेंस नहीं दिए जा सकते हैं, या फिर एविडेंस कैन कोर्ट की परमिशन से दिया जा सकते हैं या सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू दिया जा सकते हैं. तो इसका कह रहे हैं कि एविडेंस को नहीं दे सकते. ठीक है ना, एविडेंस नहीं दे सकते भाई. एक ये होगा यही होगा, इसमें इस केस में एविडेंस नहीं चाहते और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A sues B for ₹1,000 and shows entries in his account book showing B to be in debt to him to this amount. A B को सू करता है 1,000 रुपये के लिए और एंट्री भी शो कर देता है अपनी अकाउंट बुक्स में कि देखो B ने उधार लिया था. तो बताओ एंट्री रेलिवेंट है या फिर सफिशिएंट नहीं है विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट, या एंट्री सफिशिएंट है विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट. भाई एंट्री काफ़ी है और कोई प्रूफ नहीं चाहिए. एंट्री रेलिवेंट नहीं है लेकिन सफिशिएंट है, ना तो रेलिवेंट है ना सफिशिएंट है. अब इसमें देखो एंट्रीज रेलिवेंट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेट को प्रूव करने के लिए. क्योंकि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हो सकता है कि वो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ना कि वो व्यक्ति ने जो है क्या बोलते हैं उसको किसी उसी झूठा लिख लिया हो, नहीं मतलब गलत लिख लिया हो, मिस्टेकनली लिख लिया हो. तो उस और भी तरीका आपको बताना पड़ेगा कि जो है क्यों ये आप बोल रहे हैं कि इसने जो लिया था. तो ये जो बात है ये बात कही है सेक्शन 34 ने कि एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं रेगुलरली जो मेंटेन की जाती है बिजनेस के लिए, जब वो मैटर में नहीं होती तो उनको इंक्वायर करना चाहिए, वो तभी वो रेलिवेंट होंगी. ठीक है, रेलिवेंट होंगी लेकिन सफिशिएंट नहीं, प्रूव करना पड़ेगा दूसरे. अब कोर्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं आती. अब ये देखो ये बहुत बार हम देखें क्वेश्चन आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट, तहसीलदार, आर्बिट्रेटर नहीं आता. सेक्शन 3. अब आ जाओ आईपीसी में. विच सेक्शन ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम डी मिनिमस नोर क्यूरेट लेक्स. द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स. तो अकाउंट नहीं लेता लॉ ट्रिफल्स का. तो ये कौन से सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 95 में. बताना सेक्शन 95 क्या कहता है. ठीक है, नेक्स्ट पे आओ. अंडर विच प्रोविजन ऑफ आईपीसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का जो पनिशमेंट है उसको कौन कर जो है कम्यूट कर सकती है. सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 54, सेक्शन 55. ये बताते हुए हमारा सेक्शन 55 कहता है कि गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कितने टर्म के लिए, 14 ईयर्स के लिए. अकॉर्डिंग टू
IPC टेकिंग प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली फ्रॉम द डेड बॉडी। आ गया ना फिर से क्वेश्चन, मैं बार बार कह रही हूँ ना कि ये हम बार बार आएगा आपके पास, इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। देखो कितनी बार अभी तक हमने इतने पेपर सॉल्व किए ना कहीं अभी 2 3 बार तो हम पढ़ ही चुके होंगे, 4 5 पेपर्स में हम 3 बार तो पढ़े हैं ये, ठीक है। अभी क्या है ये, इसमें ये ऑफेंस है नहीं है या कौन सा सेक्शन है, पहले देखो सेक्शन 404 है ये, तो ये ऑफेंस भी है, ठीक है। अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, मिसअप्रोप्रिएशन का होता है ये ऑफेंस। According to IPC, any man who monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense। तो व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है कि वो क्या इंटरनेट मेल वेल पे क्या कर रही है, तो ये क्या ऑफेंस है, ये ऑफेंस है स्टॉकिंग का। देखो स्टॉकिंग और वॉइसड्रीम इन दोनों को याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो 354 के अंदर है ये दोनों, क्योंकि ये अमेंडमेंट के साथ आए थे 2013 में, तो ABCD ऐसा लगेगा। तो अभी दोनों ही सेक्शन, वॉयरिज्म चाहे लगा लो चाहे या फिर आप लगा लो स्टॉकिंग, ये बार बार इनसे रिलेटेड सेक्शन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो वॉयरिज्म को याद करने का ट्रिक है VC का मतलब वॉयरिज्म, और 354C के अंदर ये आता है, ठीक है। और स्टॉकिंग को दूसरा याद करना SD, कैसे SD, तो क्योंकि S जो है यानी स्टॉकिंग का जो आता है वो 354D में आता है, तो ऐसे याद रखोगे VC और SD, तो फिर 354 तो याद रह जाएगा, फिर वहाँ कंफ्यूज नहीं होगे। SD का मतलब स्टॉकिंग D में आता है और वॉइसड्रीम C में आता है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो हमारा तैयार हो गया, ठीक है। Under IPC, the imprisonment which the court imposes in default of payment of fine may be of the following description। तो कितने डिस्क्रिप्शन, सिंपल होना चाहिए, जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन, पेमेंट ऑफ फाइन में जो लगता है, रिगरस होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनना चाहिए, क्वांटम ऑफ फाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, रिगरस भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है द डिस्क्रिप्शन। A holds B down and fraudulently takes B's cell phone from B's trouser without his consent। उसको नीचे गिरा देता है और उसके ट्राउज़र में से धोखे से उसका सेल फोन ले लेता है। अब उसने क्या किया, पहले गिराया और फिर धोखे से मोबाइल फ़ोन निकाला, तो उसने रॉबरी की, ठीक है। कैसे, पहले देखो उसने, अगर ये थेफ्ट होता, अगर वो वॉलंटरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, पहले उसको क्या करते हैं, एक दूसरे की उसमें डिसऑनेस्टली बात आती है, यहाँ फ्रॉडलेंटली उसने किया, उसको डाउन किया। पहले तो ये लगता है एज फर्स्ट एक्ट थेफ्ट है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग दैट थेफ्ट उसने क्या किया, वॉलंटरी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया बी को, यानी एक्सटॉर्शन किया। एक्सटॉर्शन कैसे, उसको नीचे गिराया, तो नीचे गिराने का मतलब उसने क्या किया, ये इसका मतलब उसने क्या किया, ये क्या है, ए होल्ड्स बी डाउन, उसको नीचे पकड़ लेता है, गिरा के और पकड़ लेता है, तो पकड़ रहा है तो उसका मतलब उसको रेस्ट्रेन कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो इसका मतलब ये रोबरी हुआ। A obtains a decree against B for a sum not due. It may be an offence under IPC if A has done so। A क्या करता है, एक डिक्री उसको मिलती है B के अगेंस्ट फॉर ए सम नॉट ड्यू, जो ड्यू नहीं थे उस सम की। इट मे बी एन ऑफेंस अंडर IPC इफ ए हैज़ डन सो। अगर उसने नेग्लिजेंटली काम किया, फ्रॉडलेंटली किया, एंड गुड फेथ किया, नन ऑफ द, तो एक ऑफेंस होगा ये। कब ये एक ऑफेंस बनेगा, अगर उसने फ्रॉडलेंटली किया है तो ये ऑफेंस बन जाएगा। जो ड्यू नहीं थे उस सम के अगेंस्ट, उससे भी उसने क्या किया, डिक्री ले लिया। Under IPC, sexual intercourse by a man with a woman who is not his wife in the consent of rape। तो रेप कौन सी एज में कहाँ से कम का माना गया है, तो इसमें सेक्शन 375 जो है हमारा, उसमें कह रहे हैं 16 ईयर्स। तो ये अमेंडमेंट के बाद हुआ है, 2013 में 16 ईयर था और अब जाके हो गया है एज 18 ईयर्स, ठीक है। 2013 में क्या था, इससे पहले 16 ईयर्स था और अब इस एज को बढ़ा के कितना कर दिया है, 18 ईयर्स कर दिया। हु एम्पावर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फॉर समरी ट्रायल। तो समरी ट्रायल के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, समरी ट्रायल 260 CRPC, तो कौन एम्पावर करता है, हाई कोर्ट। रट लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडर CRPC हु शैल रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय रेप विक्टिम। तो जब रेप विक्टिम अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं तो उस केस में कौन उसको रिकॉर्ड करेगा, बहुत ध्यान से सुनना, 154 की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन वहीं जाती है।
ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन 4। हु कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 164? तो 164 सीआरपीसी के अंदर कौन कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैंने आपको बहुत डिटेल में सेक्शन की इंपॉर्टेंस भी बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए अगर देखते हैं तो। Under CRPC, a magistrate can commit a case to court of session which is not exclusively triable by the court of session if it appears to him that the case is such that, तो वो क्या एक मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के केस को, मतलब एक कोर्ट ऑफ सेशन एक मजिस्ट्रेट होते हैं वो कमिट कर सकते हैं केस को कोर्ट ऑफ सेशन के पास, विच जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के। अगर उन्हें लगता है कि केस विच कुड नॉट बी एडिक्टली पनिश्ड बाय हिम, वो एडिक्वेटली वो पनिश नहीं कर सकते। सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टीज लाइकली टू अराइज, अगर उनके पास रहेगा, उनके पास जुरिसडिक्शन नहीं है, केस ऑन विच ही ओट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ये वैसा केस है जो कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन है 4। ठीक है। Under CRPC, when the inquiry or trial relates to an offence under section 376 to 376D, ठीक है, विमेन के अगेंस्ट क्राइम, जो क्राइम है उसमें अगर कोई भी ऑफेंस आता है तो विद इन विच पीरियड द इंक्वायरी और ट्रायल शैल एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड, तो कितने टाइम के चार्जशीट फाइल होने के कितने टाइम के अंदर अंदर जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 2013 का अमेंडमेंट है, हो जाना चाहिए ये 2 मंथ। Under CRPC, a magistrate first class may order to make a monthly allowance for the maintenance at the monthly rate of, तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर दे सकते हैं कि वो मंथली अलाउंस बनाए मेंटेनेंस के लिए मंथली रेट। तो मंथली रेट की जब हमने बात करी है तो 500 रुपीज़ है, फ्री 305 पहले होता था कि टाइम अमाउंट फिक्स थी, लेकिन अभी कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक लगे वो कर सकते हैं। इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, तो किसको दी गई है? हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482, और वहाँ पर किसको दी, अभी हमने सीपीसी में भी पढ़ा है, किसी भी कोर्ट के पास। व्हेन में एन कंप्लायंस बी टेंडर्ड पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी, ये भी बताया 306 का सीआरपीसी में जो कंप्लायंस है उसको पार्डन कब दिया जा सकता है, ये भी बताया हुआ है मैंने आपको। इसके अंदर एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रायल, तो सीजीएम जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान क्या कर सकते हैं, टेंडर कर सकते हैं कंप्लाइज को पार्डन। To constitute an offence under section 138 of Negotiable Instrument Act, within how many days the check should be presented to the bank from the date on which it was drawn, तो जब ये ड्रोन हुआ तो कितने टाइम के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, इसका ऑप्शन है 3 महीना, बस रट लेना इन चीज़ों को। तो अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वर्ड प्रिजम्पशन शैल नॉट बी मेड, तो क्या प्रिजम्पशन जो है वो नहीं बनाया जाएगा। देखो इसमें का मतलब सारे प्रिजम्पशन होंगे जो बनाए जाएंगे, एक जो होगा वो नहीं होएगा। द होल्डर ऑफ ए चेक रिसीव्ड बाय द चेक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, कंसिडरेशन, टाइम एक्सेप्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, तो सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, प्रिजम्पशन जो होंगे वो होंगे कि कंसिडरेशन का प्रिजम्पशन बनेगा, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस का बनेगा, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट का बनेगा, डेट का होगा, टाइम ऑफ ट्रांसफ़र का होगा, स्टैंड्स का होगा, एक होल्डर इन ड्यू कोर्सेस का होगा, इसका मतलब होल्डर ऑफ ए चेक रिसीव्ड बाय चेक फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और द लायबिलिटी, इसका प्रिजम्पशन नहीं बनेगा। 118 की यहाँ बात हो रही। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन विच कैन बी इम्पोज अंडर सेक्शन 138 इज़, तो कितना हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 138 कितना पनिशमेंट मिल सकता है, 10,000, 1 लाख इक्वल टू द चेक्स अमाउंट ट्वाइस ऑफ द चेक अमाउंट, तो इसका सही उत्तर है ट्वाइस ऑफ द चेक्स अमाउंट, चेक की अमाउंट का दुगना। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हाउ मेनी टाइम्स ए होल्डर ऑफ ए चेक कैन प्रेजेंट इट बिफोर ए बैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, तो इसकी वैलिडिटी के दौरान एक चेक को कितने बार प्रेजेंट किया जा सकता है, तो कितनी भी बार दिया जा सकता है, कितने भी टाइम पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास के लिए भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप